तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आणविक निदान। आणविक निदान क्या हम चर्चा करने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जिसमें बार बार आएंगी उसको हम लोग क्लियर करें, फिर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वापस आते हैं तो जैसे एक बात आती है, जैसे ये हो गया डिजीज। क्या हो गया? डिजीज। डिजीज यानी कि रोग। क्या हो गया? डिजीज यानी कि रोग। तो रोग समझते हैं ये सब कि क्या होता है कि जो शरीर की जो हम लोग की जो क्रियाएं होती है एक निश्चित दर से होती है। अब इसी दर में एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है तो इसी को रोग कहते हैं। बात समझ में आएगा? यानी कि एबनॉर्मलिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी ऑफ बॉडी इज नोन एज डिजीज। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि जो हम लोग का हृदय की धड़कन की रेट है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स पर मिनट, 72 बार धड़कता है। अब इस रेट में थोड़ा सा बढ़ जाए, 72 से क्या हो जाए 80 हो जाए या उससे कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अब अधिक हुआ तो हाई, कम है तो लो। बात समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन का रेट है जो हम लोग 1 मिनट में 12 से 14 कर सकते हैं। नॉर्मल जो रेट है, ब्रीथिंग रेट है वो 12 से 14 है। अब इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए या घटोतरी हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आया? दैट इज रोग, दैट इज डिजीज। यदि हम खाना खाते हैं सुबह शाम जाते हैं, खाना खाते हैं सुबह शाम जाते हैं, याद है कहाँ जाते हैं? तो अब यह 2 बार से बजाय क्या बार हो जाए 6 बार हो जाए तो रोग। शरीर का टेम्परेचर क्या है? शरीर का टेम्परेचर फिक्स है, उसमें बढ़ोतरी हो जाए दैट इज फीवर। क्लियर हो गया? तो शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रिया जिस रेट से होती है उस रेट में असामान्यता उत्पन्न होने की स्थिति को क्या कहते हैं? रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं। एनी एब्नॉर्मलिटी occurs in metabolic rate of body is known as disease। और जो डिजीज है वो कई प्रकार से हो सकते हैं। डिजीज की बात करेंगे तो एक क्या हो जाता है कि जैसे न्यूट्रिशनल बैड हैबिट, जो आचार व्यवहार ठीक प्रकार से नहीं होता है या जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है उसकी वजह से हो जाता है। ऐसी बीमारी जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वाली डिजीज है। लेकिन यहाँ जो हम लोगों को चर्चा करना है, यहाँ हम लोगों को चर्चा करना है एक, अगर ये डिजीज हो गया तो एक हो गया पैथोजेन। पैथोजेन, पैथोजेन का मतलब होता है डिजीज काजिंग एजेंट। डिजीज काजिंग एजेंट वे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, उसी को पैथोजेंस कहते हैं। यानी पैथोजेंस आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेस डिजीज। बात समझ में आ गया कि पैथोजन क्या हो गया कि रोग उत्पन्न करते हैं। अब पैथोजन में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया, हो जाएगा क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इत्यादि जो होते हैं सब के सब डिजीज उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन हाँ आप ये भी जानते हैं कि सभी बैक्टीरिया रोग नहीं उत्पन्न करते हैं, सभी फंजाई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन जिसकी बात हम लोग करते हैं रोग उत्पन्न करता है तो वो कहलाता है पैथोजेन। अब जो पैथोजन से जो उत्पन्न होता है जो डिजीज, वह कंटेजियस होता है, संक्रामक होता है। ऐसी बीमारी, कैसी बीमारी? ऐसी बीमारी जो पेशेंट के साथ आने जाने, बैठने, छूने इत्यादि से होता है उसको संक्रामक कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। और इसके विपरीत ऐसी बीमारी जिसका क्या होता है? पेशेंट के साथ बैठने, उठने, खाना खाने से उसका असर लोग पे नहीं होता है, दैट इज नॉन कंटेजियस। बात समझ में आ गया? तो संक्रामक और असंक्रामक, तो जितनी भी पैथोजन से जो डिजीज काज होती है वह अधिकांशतः संक्रामक होती है। क्या होती है? संक्रामक होती है। अब आपने देखा जैसे डिजीज पढ़ाई, डिजीज देखा, पैथोजन पढ़ा, पैथोजन से क्या हो जाता है? अब एक बात आती है सिम्पटम। अब ये देखिए क्या बात है, ये है सिम्पटम। सिम्पटम का मतलब होता है लक्षण। सिम्पटम का मतलब लक्षण। लक्षण का मतलब होता है शरीर के द्वारा किया गया ऐसी क्रिया, शरीर के द्वारा किया गया ऐसी क्रिया जो क्या कहता है? किसी बीमारी को प्रदर्शित करता है, दैट इज नोन एज सिम्पटम। यानी कि एनी रिस्पांस ऑफ द बॉडी व्हिच इंडिकेट द पर्टिकुलर डिजीज इज नोन एज सिम्पटम। बात समझ में आया? जैसे आपने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ गया, दैट इज फीवर। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब क्या होगा? बुखार हो गया। अब वही क्या है? कभी देखिए बुखार आती है, दैट इज मलेरिया।
कब कभी देखिए बुखार आती है तो किसका पहचान है, मलेरिया का पहचान है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से शरीर के द्वारा किया गया वे सभी क्रिया जो किसी बीमारी को प्रदर्शित करती है तो उसको क्या कहते हैं, सिम्टम कहते हैं, लक्षण कहते हैं। बात समझ में आया। अब लक्षण हो जाता है तो लक्षण के बाद क्या कहता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, उस लक्षण के आधार पे बीमारी पहचानता है। लक्षण के आधार पर क्या करता है, बीमारी पहचानता है और पहचान करने के बाद वह क्या करता है, उसका इलाज करता है। बात समझ में आ गया। तो इसके बाद आ जाता है डायग्नोसिस। क्या आता है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब देखेंगे तो निदान क्रिया भी है और साथ में पहचान क्रिया, पहचान क्रिया और निदान क्रिया। तो डॉक्टर क्या करता है, जितने भी पैथोलॉजी से जांच कराता है और उसके लक्षण को देख करके और एक बीमारी का रूपरेखा बनाता है कि जो पेशेंट है किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, और उस जब डायग्नोसिस कर लेता है तो उसके बाद करता है ट्रीटमेंट, उपचार। क्या करता है, उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है। यानी कि उपचार समझते हैं, वो दवाई को दवाई देता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि बीमारी के जो कारक होते हैं पहले धीरे धीरे कम हो जाते हैं और फिर उसके बाद बीमारी खत्म हो जाती है। तो पहले क्या करता है, ये सारे सिम्टम पैथोलॉजी सबके आधार पे क्या करता है डॉक्टर, वो डायग्नोस करता है। डायग्नोस करने के बाद फिर क्या करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग की जो चर्चा है देखिए लिखेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हम लोग का भी वही इस चैप्टर का जो नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी आणविक निदान। आणविक निदान डायग्नोसिस का मतलब दो चीजें बताया गया, एक की रोग को पहचानने की क्रिया कि कौन सा रोग है, मलेरिया है कि टाइफाइड है, एड्स है, पेचिस है, जो भी बीमारी है तो उसकी पहचान करना और पहचान करने के पश्चात क्या करते हैं कि वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखे होंगे डॉक्टर ऐसे जो किनारे जो लिखे होता है ऐसे कोने पे ऐसे बना के लिख देते हैं क्या है, कोने पे लिखते हैं तो ऐसे बना के लिख देते हैं डायग्नोसिस। डॉक्टर ने जो पर्चे पे लिखा है कोने पे अगर समझ सकते हैं तो ये लिखे उसके ऊपर लिखे रहेंगे हेडेक है, पेन है, फीवर है, मलेरिया है, टाइफाइड। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि बाद में कभी कोई जरूरत पड़े तो देख के जान जाते हैं कि हमने क्या डायग्नोसिस बनाया था, और उसी डायग्नोसिस के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं। तो आपने डिजीज, पैथोजन, सिम्टम और डायग्नोसिस के विषय में चर्चा किया। क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में हम लोग को इसी के विषय में जानकारी करनी है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे काम करता है, सारी चीजों के विषय में जानना है आपको। ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो लिखा जाएगा फॉर इफेक्टिव यानी कि प्रभावकारी ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज अर्ली diagnosis and understanding its pathophysiology is very important। ठीक है, लिखा गया है कि फॉर इफेक्टिव, क्या देखिए आप देख पा रहे हैं यहां लिखा गया है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। कौन ट्रीटमेंट? इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली उपचार के लिए क्या है, डिजीज यानी कि किसी बीमारी की प्रभावशाली यानी सही प्रकार से उपचार के लिए क्या आवश्यक है, अर्ली डायग्नोसिस यानी शुरुआती दौर में, अर्ली प्रारंभिक यानी शुरुआती दौर में पहचान की जाए किसकी, बीमारी की। भाई कौन सी बीमारी से ग्रसित हो रहा है शुरुआत दौर में पता चल जाएगा तो ठीक है, आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग, समझना, क्या समझना। अब ये देखिए पैथोफिजियोलॉजी, देखिए
पैथोजन से बना है और फिजियाली कारकी से बना है। पैथोजन से बना है और फिजियाली उसकी कारकी से बना है। इसका मतलब अगर सीधा से एक साथ बने तो जो कारक है, जो पैथोजन है, जो कारक है, जो पैथोजन है, उसकी फिजियोलॉजी को समझना, उसकी कारकी को समझना है। अब इसलिए समझने का क्या मतलब कि जैसे जो कारक है, जो एजेंट है, वो बैक्टीरिया है कि वायरस है, कि बैक्टीरिया है कि वायरस है, कि फंजाई है, या माइकोप्लाज्मा है, या प्रोटोजोआ है, ये सब के सब रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे पड़ेगा मलेरिया पैरासाइट, तो प्रोटोजोआ। तो ये जो है उसके नेचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने एंटीबायोटिक्स होते हैं केवल बैक्टीरिया पे काम करती हैं, ठीक है। एंटी फंगल जो यूज देते हैं वो दवाइयां, अगर फंजाई है पैथोजन तो उसके लिए एंटी फंगल लेंगे, यदि वायरस है तो एंटी वायरल देंगे, बात समझ में आया। और यदि क्या है प्रोटोजोआ है तो एंटी प्रोटोजोअल देंगे, तभी काम चलेगा। नहीं तो अगर मान लिया बैक्टीरियल है और हम उसकी वायरल ट्रीटमेंट करें तो कभी नहीं ठीक होगा। वायरल है और यदि हम बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करें तो भी कभी नहीं ठीक होगा। तो यही लाइन लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस की जरूरत है, शुरुआती दौर में पहचान की जरूरत है, और उसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी जो कारक है उसके नेचर को जानना आवश्यक है। क्लियर हो गया। उसके बाद से अब अगर देखा जाए यूजिंग, थोड़ा सा लिखते भी चलेंगे और बोलते भी चलेंगे। यूजिंग conventional methods of diagnosis, analysis, urine analysis, etc, early detection is not possible. Is not possible. Lower concentration, no, not any symptom. ठीक है। अब देखिए लिखा गया है, यदि आप देख पा रहे हैं तो इधर से देख लिया जाए कि ये जो लिखा गया है क्या कि यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, जो परंपरागत मेथड है, तरीका है, क्या है कन्वेंशनल, जो परंपरागत मेथड है। किसका मेथड? डायग्नोसिस का। कहां से होता है? पैथोलॉजी में होता है, पैथोलॉजी में खून जांच कराने आते हैं। तो पैथोलॉजी में जो मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, सीरम, याद होगा आपको, ब्लड में से निकाल लेते हैं तो सीरम बच जाता है, सीरम से या यूरिन से। तो जो परंपरागत जो विश्लेषण की जो विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, सीरम और यूरिन की सहायता से हम क्या करते हैं, रोग के नेचर को पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया? अर्ली डिटेक्टेड इज नॉट पॉसिबल, यानी शुरुआती दौर में यह संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। जो हमारे पास जो परंपरागत तरीका है जो पैथोलॉजी के जिसमें हम लोग सीरम से पहचान करते हैं वह संभव नहीं है, और जब संभव नहीं होगा तो उसका इलाज भी संभव नहीं होगा। शुरुआती दौर में आप जानते नहीं, शुरुआती दौर में पता ही नहीं चलेगा ये संक्रमित है कि नहीं है। लिखा गया लोअर कंसंट्रेशन, नो एनी सिम्टम। पेशेंट में जब बैक्टीरिया वायरस की थोड़ी मात्रा पहुंचती है शुरुआती दौर में कोई सिम्टम नहीं होता, इसलिए आप पढ़े होंगे इंक्यूबेशन पीरियड पढ़े होंगे। एक है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई पैथोजन हमारे शरीर में पहुंचता है और जब तक उसका लक्षण नहीं दिखाई देता है,
जब तक उसका लक्षण नहीं, अपने आप पहली बार जब कहे कि उसका लक्षण दिखाई देता है तो उस टाइम गैप को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, जैसे पैथोजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के जितने समय पश्चात उसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, उस टाइम गैप को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत अलग अलग जीवों में अलग अलग पैथोजन बहुत अधिक होता है। याद होगा आपको, एड्स वगैरह जो करते हैं तो 5-5 साल हो जाते हैं, 5 साल यानी कि 5 साल पहले उसका वायरस शरीर में पहुंचा होगा और धीरे 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 करते हुए क्या होता है उसके सिम्टम आते हैं। तो 5 साल सोचिए, 5 साल पहले हुआ होगा, फिर बाद में 5 साल बाद में सिम्टम दिखाई देगा, 5 साल में वायरस की कितनी कामयाब बन गई, कितना वायरस हो गया होगा, शरीर कितना इफेक्टिव हो गया होगा, तब तो आपको पता चलेगा। तो यहां लिखा गया है लोअर कंसंट्रेशन नॉट में सिम्टम, यानी कि जब बैक्टीरिया वायरस की कम मात्रा में होती है, अर्ली स्टेज में रहता है तो कोई सिम्टम दिखाई ही नहीं देता, और जब दिखाई नहीं देता तो उसका कोई पहचान भी नहीं करता और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करता। तो ये दिक्कत है क्या, जो परंपरागत है, जो कन्वेंशनल मेथड है ये रोग के एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, आगे लिखेंगे presence of PRESCLC, presence of a pathogen bacteria virus etc is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. Higher concentration of pathogens gives symptom of a particular disease. ठीक है, आगे देखेंगे प्रेजेंस ऑफ पैथोजन समझ ही रहे, रोग उत्पन्न करने वाले कारक बैक्टीरिया वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड, यानी संभावित होती है। डॉक्टर लोग उसमें शक करना सोचते हैं। पेशेंट आए तो पेशेंट के विषय में सोचेंगे कब सस्पेक्टेड, समझ रहे हैं, सस्पेंस से बना सस्पेक्टेड, संभावित होता है। only when pathogens produce a disease symptom, यानी कि जब क्या करता है, जब पैथोजन
रोग का लक्षण जब प्रदर्शित करने तक शरीर में, तब डॉक्टर लोग सस्पेक्टेड होते हैं कि पेशेंट किसी बीमारी से ग्रसित है। पेशेंट क्या है, किसी बीमारी से ग्रसित है। और जब क्या होगा, तब सस्पेक्टेड होंगे, तब डायग्नोज करेंगे, तब दवाई देंगे। तो सोचिए, लिखा गया है तब सस्पेक्टेड होते जब सिम्टम होता है। और सिम्टम कब आते हैं शरीर में लक्षण कब आते हैं? ये लिखा गया हायर कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजेंस, जब पैथोजन की बहुत अधिक कंसंट्रेशन शरीर में हो जाती है, जब पैथोजन शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या कोई भी जो एक्टिविटी है उसको प्रभावित करता है, तब सिम्टम दिखाई देते हैं। बात समझ में आया? और तब तक बहुत लेट हो गया, टू लेट कंडीशन। देखिए, हायर कंडीशन बहुत अधिक उसकी सांद्रता है, तब डॉक्टर लोग सस्पेक्टेड होते हैं और तब इलाज शुरू होता है। सोचिए, यदि यही काम शुरुआती दौर में हो जाए, यदि थोड़ा सा बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश किया, वायरस थोड़ा सा प्रवेश किया या प्रोटोजोआ पर एंट्री किया है और तभी उसका डायग्नोसिस है, तभी उसका पहचान हो जाए, तो ट्रीटमेंट टू इजी, बहुत आसान हो जाएगा उपचार करना, बहुत कम मेडिसिन में, बहुत ही कम खर्चे में, बहुत कम पेन यानी बहुत कम उसके कारण क्या होगा, पेशेंट का इलाज हो जाएगा। लेकिन वही बात लेट हो जाने पे, यानी बहुत हायर कंसंट्रेशन हो जाने के बाद ये पता चलता है और तब तक लेट हो गया रहता है। पेशेंट के इम्यून सिस्टम प्रभावित होने लगती है, जो पैथोजन है उसकी संख्या काफी बढ़ रही रहती है, शरीर की जो टॉलरेंस है, जो धारण करने की क्षमता होती है, सहने की क्षमता होती है, वो भी जवाब देने की स्थिति में आ गया रहता है। तब ये पता चलता है। इसीलिए पेशेंट के रिकवरी होने में, किसके रिकवरी होने में, पेशेंट के रिकवरी होने में टाइम लगता है। बात समझ में आया? तो टाइम लगता है। अब देखिए, यहां थोड़ा सा ऐसे लिख दिया जाए, अर्ली डायग्नोसिस with the help of अभी देखिए, अर्ली डायग्नोसिस यानी कि शुरुआत दौर पे हम जो डायग्नोसिस है, अर्ली डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो लिखा गया अर्ली डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ, यानी कि रोग की पहले पहचान करते हैं निम्नलिखित विधियों से कर सकते हैं। इसमें ऐसे कर सकते हैं, एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, याद होगा आपको, पहले चैप्टर में पढ़े थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक और है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी को पीसीआर कहते हैं। अगले चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें क्या याद होगा आपको, इसमें क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड, याद होगा आपको कि क्या करते हैं, अगर डीएनए की एक कॉपी है तो उसे 1 बिलियन, पीसीआर में याद होगा आपको, बहुत कम मात्रा से ही हम बहुत अधिक डीएनए की कॉपी बना लेते हैं, तो इसीलिए तो नाम है एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, उपयोग करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करते हैं। इससे क्या होता है, एचआईवी की जांच हो जाती है, म्यूटेंट जीन, इसकी भी जांच हो जाएगी, जीन कैंसर, म्यूटेंट जीन जो कैंसर उत्पन्न करेगा उसको भी पहचान कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की पहचान हो सकती है, डिसऑर्डर्स। और तीसरा इसमें है एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे जिसे एलिजा कहते हैं, एलिजा, जिसे एलिजा कहते हैं। ठीक है, अब एलिजा जो होता है अगर देखा जाए इसमें तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन, आधारित होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी interaction लिखिए इसको। लिखा आपने, ठीक है। देखिए लिखा गया है कि अब इसमें आपकी किताब दिया है कि अर्ली डायग्नोसिस, हम अर्ली यानी शुरुआती दौर पे डायग्नोस करके पहचान सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट या तो आपको पहले चैप्टर में पढ़े थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की सहायता से भी हम करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में याद होगा आपको एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का आवर्धन करके हमको पता चल जाता है। इसी से एचआईवी की भी जांच करते हैं, एड्स की जांच करते हैं, और म्यूटेंट जीन कैंसर, म्यूटेंट आप समझते हो उत्परिवर्तन का मतलब होता है एकाएक ऐसे गुण का उत्पन्न होना जो उसके माता पिता में न हो, यानी कि सर्टेन अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन देयर पेरेंट्स। बात समझ में है? तो अब क्या होता है, कुछ लोगों में उत्परिवर्तन हो जाता है, किसके जीन कैंसर, ये कैंसर क्या हो गया, उत्परिवर्तन जीन के कारण हो जाता है। बात समझ में आया? तो क्या लिखा गया, म्यूटेंट जीन कैंसर जो कैंसर उत्पन्न करता है वैसे भी पता हो जाता है, तो उसकी जानकारी हो जाती है। जेनेटिकल डिजीज जो चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में कि अनुवांशिक बीमारी होती है, उसका भी पहचान किया जा सकता है शुरुआती दौर में। ठीक है, उसके बाद एक और बताया लिखा गया है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, खूब फुल फॉर्म पूछा है, बहुत ज्यादा पूछा है। एलिजा जिसे टेस्ट करते हैं सामान्यता अगर देखेंगे तो ये पॉपुलर है, किसकी वजह से, एड्स के टेस्ट के लिए क्या है, एचआईवी एआईडीएस कर दिया जाए, एचआईवी यानी एड्स के ट्रीटमेंट में इसका उपचार करते शुरुआत पहचान करने में किया जाता है। एचआईवी इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहचान किया जाता है। अब इसमें जो आधारित होता है, जैसे लिखा गया है, यह आधारित होता है किस पे, प्रिंसिपल है एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजीन और एंटीबॉडी के रूप में जो पैथोजन जब किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है तो किस प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी बनता है, क्या इंटरेक्शन होता है प्रोटीन की वजह से पर्टिकुलर, और उसी रिएक्शन पे ये आधारित होता है जिसकी सहायता से हम लोग टेस्ट करते हैं। बात समझ में आया? तो एंजाइम ये प्रिंसिपल पूछता रहता है कि किसकी सहायता से होता है, तो इंटरेक्शन प्रिंसिपल आप समझ गए, एंटीजीन और एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन आपसी जो क्रिया होती है उसी पे आधारित होता है। तो इस प्रकार से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं शुरुआती दौर से ही। क्या करते हैं, जब पहचान कर लेंगे, पहचान करने के बाद उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ओके।